हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। हाँ तो भाई, हमारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। थर्मोडायनेमिक्स में कहाँ तक पहुंचे थे? गिब्स फेज रूल तक पहुंचे थे। सर आपने लास्ट में बोला था कि न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था। ये फेज होता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और ये होता है नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट। ठीक है सर, अब न्यूमेरिकल करा दो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। First, we have a mixture of water and water vapor. ठीक है भाई, वाटर और वाटर वेपर का हमारे पास एक मिक्सचर है। यहां पे रहा वाटर, यहां पे रहा वाटर वेपर। सर मुझे इस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें पता है वाटर क्या है, लिक्विड है। इसका फेज क्या हो गया? लिक्विड हो गया। और H2O वेपर क्या है? गैस। इसका फेज क्या है? गैस। तो हमारे पास फेज कितने हो गए? दो। एक हो गया लिक्विड और एक हो गया गैस। और C क्या है? केमिकल कंपोनेंट। अरे इसमें केमिकल कंपोनेंट क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो है। यहां भी H2O, यहां भी H2O, तो केमिकल कंपोनेंट केवल एक ही है, H2O। ठीक है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ इसका जल्दी से। 2 प्लस F इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का क्या आया? 1 आया। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। ठीक है सर, मेरे पास दो गैसेस का मिक्सचर है, O2 एंड N2। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है, O2 एंड N2। तो यहां पे फेज कितने हैं? कितने फेज हैं? ऑक्सीजन क्या है? गैस है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। फेज क्या हुआ? एक। कौन सा? गैस। फेज क्या हुआ? एक। और केमिकल कंपोनेंट, भाई केमिकल कंपोनेंट बताओ। एक नाइट्रोजन है सर, एक ऑक्सीजन है, तो केमिकल कंपोनेंट कितने हैं? दो हैं। ये रहे दो। तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 1 प्लस एफ इज इक्वल टू 2 प्लस 2। यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाल लिया। ये कितना आया? 3। ठीक है भाई, हमने दो एग्जाम्पल ले लिए हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो जल्दी से। एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सर ट्रिपल पॉइंट क्या होता है ये तो बताओ पहले। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं। एक फिक्स पॉइंट है, तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो यहाँ पे P इक्वल टू कितना हो गया? 3। केमिकल कंपोनेंट, भाई ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, ओनली वाटर की। केमिकल कंपोनेंट क्या है? 1। तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। 3 प्लस एफ इक्वल टू 1 प्लस 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से क्या आ गया? 0। मतलब जीरो का मतलब क्या भाई? डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए इसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट की स्टेट जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ट्रिपल पॉइंट होता है, जिसकी वजह से इसकी जो है स्टेट डिफाइंड है। सर वो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है एट ट्रिपल पॉइंट? ठीक है, एट ट्रिपल पॉइंट जो टेम्परेचर होता है वो 273.16 केल्विन होता है। एंड सर ठीक है, ये टेम्परेचर होता है। इसके बाद प्रेशर कितना होता है? प्रेशर होता है 0.61 किलो पास्कल। ओके, ये एग्जांपल हो गए गिब्स फेज रूल के। जल्दी से इसके बाद क्या पढ़ेंगे? जल्दी बताओ क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां से भाई थर्मोडायनेमिक्स के लॉ स्टार्ट हो गए। सर ये बताओ, ये जीरोथ नाम क्यों पड़ा? फर्स्ट क्यों नहीं है ये? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर ऐसा है, जब स्टडी चल रही थी तो पहले आया फर्स्ट लॉ, उसके बाद आया सेकंड लॉ। फिर साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, तब एक ऐसा चीज उनको मिला तो उन्हें लगा कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से पहले तो इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, मतलब हमें पढ़ना चाहिए ये लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ से पहले। तो उसका नाम रख दिया उन्होंने क्या? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है,
तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करता है किस चीज की, टेम्परेचर मेजरमेंट। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का, टेम्परेचर मेजरमेंट। सर मुझे बताओ ये लॉ क्या है, ये लॉ क्या है, स्टेटमेंट क्या दिया था जीरोथ लॉ का। ठीक है सर, जीरोथ लॉ क्या है, मान लो वी हैव अ बॉडी ए, वी हैव अ बॉडी ए विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी। एक बॉडी ए है जो कि बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और एक दूसरी बॉडी है बी विच इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। ठीक है सर, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली। ए एंड बी शुड बी सेपरेटली। ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ए और बी सेपरेट हैं, तो ए एंड बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है सर, लॉ बता दिया आपने, स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन ये बताओ ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम से पहले हम देखते हैं कि सर एक और चीज है थर्मोडायनेमिक्स में, वो है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, थर्मल इक्विलिब्रियम से पहले हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम देखते हैं, ये क्या चीज है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, कोई भी चीज जो बैलेंस है वो इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, और फेज इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है और फेज इक्विलिब्रियम में है, चारों इक्विलिब्रियम है, तो उस सिस्टम को कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सर इनका मतलब बतला दो जल्दी जल्दी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होना चाहिए दो सिस्टम का, तो वो दोनों सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है सर, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेज और बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेज। जब किसी बॉडी पे चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं और वो बैलेंस है, तो वो सिस्टम क्या है, वो बॉडी क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, ठीक है भाई। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी सिस्टम है उसमें कुछ केमिकल है, लेकिन देयर शुड नॉट बी केमिकल पोटेंशियल प्रेजेंट, वहां पे केमिकल पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन उस सिस्टम में नहीं होनी चाहिए केमिकली, तो वो सिस्टम केमिकली इक्विलिब्रियम में है। तो क्या लिखना है, नो केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल, नो केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल, केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। फेज इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ, फेज तो पता ही है, तो फेज इक्विलिब्रियम क्या होगा कि जो ईच फेज है, जो भी फेज है उसका मास जो है कांस्टेंट होना चाहिए, मास ऑफ ईच फेज रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। और किसके साथ कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। मास ऑफ ईच फेज रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, मास कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। किसका कांस्टेंट होना चाहिए, फेज का। तो भाई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम समझ आ गया। इसके बाद हमने बोला था, ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की थी फर्स्ट यहाँ जीरोथ लॉ में, ठीक है।
तो सर ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर था। समझ में आ गया क्या था? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था? अगर एक बॉडी ए है जो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। ओके, इफ temperature of A is equals to temperature of C, and if another body B is in thermal equilibrium with body C separately, मतलब temperature of B is equals to temperature of C, तो A और B जो बॉडी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, मतलब टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ B, ये भी होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा है ये लॉ? इफ अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी एंड अनदर बॉडी बी सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, देन ए एंड बी बॉडी शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ गए भाई जीरोथ लॉ क्या कहता है? ये कहता है क्यों पढ़ते हैं? टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए पढ़ते हैं क्या? जीरोथ लॉ। ठीक है भाई, जीरोथ लॉ पढ़ते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। सर ठीक है, समझ में आ गया लॉ। इसका एक एग्जांपल दे दो जल्दी से इसका एक एग्जांपल बता दो सर कि जीरोथ लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो तुम डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। थर्मोमीटर। मैं मरकरी थर्मोमीटर की यहां पे बात कर रहा हूं, जिससे तुम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो। उस मरकरी थर्मोमीटर में क्या होता है सर? एक गिलास ट्यूब होती है, उसके अंदर मरकरी भरा होता है। जब उसको हम अपने मुंह के अंदर रखते हैं तो उसमें जो मरकरी होता है वो रीडिंग शो करता है और हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये है। ठीक है, तो मान लिया जो थर्मोमीटर है, जो गिलास है, जो गिलास ट्यूब है उस थर्मोमीटर का, वो क्या है? जो गिलास ट्यूब है उस थर्मोमीटर का वो है बॉडी सी, और जो मरकरी है उसके अंदर जो भरा हुआ है वो बॉडी ए है, और जो हमारी बॉडी है वो क्या है? बी। ओके, तो भाई देखो ये जो गिलास ट्यूब है वो किसके कांटेक्ट में है? मरकरी के कांटेक्ट में है और बॉडी के भी कांटेक्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ? Mercury is in thermal equilibrium with glass tube and glass tube is in thermal equilibrium with body, then mercury and body is also in thermal equilibrium. तो temperature of A is equals to temperature of B। यहां से पता लग गया जीरोथ लॉ से भाई, टेम्परेचर मेजर कर लिया थर्मोमीटर से बॉडी का। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्मोकपल। कपल, ये भी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन सर क्या है प्रिंसिपल? क्या है? ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ सीबैक इफेक्ट। ये क्या है? सीबैक इफेक्ट है। ठीक है, सीबैक इफेक्ट क्या कहता है सर? स्टेटमेंट बताओ जल्दी से। सीबैक इफेक्ट कहता है इफ अ बॉडी ए, मान लो कोई सिस्टम है ए, इसमें है वाटर और ये टेम्परेचर पे है 0 डिग्री सेल्सियस। एक बॉडी ए है, एक बॉडी है बी, उनको मैंने कनेक्ट कर दिया दो डिफरेंट मटेरियल मेटल वायर से। ठीक है साहब, क्या कर दिया? ये डिफरेंट मटेरियल है दोनों के, डिफरेंट मटेरियल, दोनों वायर डिफरेंट मटेरियल के हैं। इफ अ बॉडी ए एंड बॉडी बी हैविंग टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे मान लो कुछ भी टेम्परेचर है या इसका टेम्परेचर मेजर करना है। दो बॉडी है अलग अलग पॉइंट पे और मैंने दो डिफरेंट मेटल वायर से उनको कनेक्ट कर दिया है। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ क्रिएट होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के। सर जब ऐसा किया तो एक ईएमएफ जनरेट हुआ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन टेम्परेचर डिफरेंस के टीवी माइनस टीए के।
समझ गए भाई? तो सर ये समझ गए, लेकिन टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे इससे? ठीक है, टेम्परेचर ऐसे मेजर करेंगे कि हमें टेम्परेचर पता है ए का और बी का नहीं पता है भाई, तो हमने ऐसा कर दिया सीवेक इफेक्ट की वजह से, तो यहाँ पे एक ईएमएफ तो मिल गया। सर ईएमएफ पता है, टेम्परेचर ऑफ ए पता है, तो मैं टेम्परेचर ऑफ बी निकाल लूंगा। ओके भाई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके बाद और थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक होता है कांस्टेंट गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ठीक है भाई, एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। ठीक है सर, अंतर क्या है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये अंतर है। और क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। ठीक है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर जो है वो बेस्ड है गे-लुसैक्स लॉ पे, गे-लुसैक्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है? पहली बात तो ये एक आइडियल गैस के लिए है, और आइडियल गैस के लिए है, साथ साथ क्या है? फॉर अ गिवन मास एंड गिवन वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम है और गिवन मास के लिए जिसका मास हमें पता है, तो ये गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है कि फॉर अ गिवन मास एंड अ गिवन वॉल्यूम फॉर अ आइडियल गैस, द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो भाई प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। तो यहां से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करती है, कौन सी प्रॉपर्टी है? वो यहाँ पे प्रेशर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जिससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी है? यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर हो गया। इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर किस पे बेस्ड है? चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है। क्या कहता है चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ कहता है सर फॉर अ आइडियल गैस फॉर अ गिवन मास एंड अ गिवन प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्या लिख सकते हैं? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो सर यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। ओके, तो टेम्परेचर यहां से मेजर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वॉल्यूम। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया सर। इसके बाद क्या करते हैं जल्दी बताओ? इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर मेजर करना है डिफरेंट यूनिट्स का, कैसे करते हैं। ठीक है भाई, अब क्या करना है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर मेजर करना है। देखो भाई, टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट होती हैं, केल्विन, फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा। ठीक है, तो मुझे पता है, मान लो केल्विन पता है, मैं चाहता हूं इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करो। कोई फॉर्मूला है, कोई मेथड है उसके लिए, वो एक अप्रोच है जो इसके लिए टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जीरोथ लॉ में दी गई है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, साथ साथ जीरोथ लॉ के कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्या पढ़ा आज? जीरोथ लॉ पढ़ा, गिब्स फेज रूल के न्यूमेरिकल्स करे और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का पता किया कि क्या क्या होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्या करेंगे? टेम्परेचर मेजरमेंट करना सीखेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि वर्क और एनर्जी से रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।